प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पृष्ठ तनाव और केशिकत्व के महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा किए और उससे संबंधित पीवाईक्यूज को भी सॉल्व किया गया। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वह जो है हम लोग हीट का अध्ययन करने वाले हैं, जो है ऊष्मा का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, इसके महत्वपूर्ण आयामों पर विधिवतपूर्ण चर्चा किया जाएगा, एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और फिर जो है हम लोग इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऊष्मा, अगर हम हीट की बात करें, एक मिनट डियर स्टूडेंट, ऊष्मा की अगर हम बात करें तो जो ऊष्मा होता है या ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों से कोई पूछे कि ऊष्मा होता क्या है, तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊष्मा को तापांतर द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यानी ऊष्मा को कैसे उत्पन्न करेंगे, जब आप किसी पदार्थ में उसके ताप में अंतर करेंगे, डिफरेंट करेंगे, तो आप ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। ऊष्मा का यसाई मात्रक अगर हम बात करें तो ऊष्मा का यसाई मात्रक जूल होता है, जबकि सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। और यह इंपॉर्टेंट है कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.186 होता है, जबकि एक जूल बराबर कितना होता है, तो एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण या संचरण कितने विधियों से होता है, तो 3 विधियों से होता है। अगर कौन कौन सी 3 विधियां वह है, तो संवहन है, विकिरण है, चालन है। आइए इसको देखते हैं, वही चीज ये करा है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। आइए देखते हैं। चालन, पहला क्या कर रहा है, चालन करा। यह विधि किसमें प्रयोग में लाई जाती है, तो ठोस पदार्थों में होती है। इसमें अणु या कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। अर्थात हम लोग चालन का प्रयोग कहां पर करते हैं, चालन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो ठोस में किया जाता है। और इसमें अणु या कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। जैसे आप लोग ऑफलाइन में जब क्लास करते होंगे, एकेडमिक जीवन में आप लोग जब पढ़ाई किए होंगे, तो जो सबसे पीछे चेयर पे बैठा स्टूडेंट है, अगर उसका टीचर कोई नोट्स बुक मांगे जिसमें वह लिख रहा है, तो उसके 2 मेथड हो सकते हैं, 2 विधि हो सकती है। या तो वो खुद उठकर वहां से चल के आए टीचर को दे, और या तो दूसरा जो है नियम ये हो सकता है कि वह अपने आगे वाले व्यक्ति को दे दे और वह अपने आगे वाले व्यक्ति को दे दे, और अणु यानी वह स्टूडेंट वहीं ही रहेगा और यहां तक जो है बुक या नोट्स बुक पहुंच जाएगी। तो उसी प्रकार से इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। संवहन विधि, यह विधि द्रवों और गैसों में होती है। संवहन विधि किसमें होती है, द्रवों और गैसों में। इसमें अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए यह एक बीकर है, कोई बर्तन है, इसमें आप जब जल जो है कि भर दीजिए, और जब आप जल को गर्म करते हैं, तो जब जल में उबाल आने वाला होता है या जल उबलने वाला होता है, तो आप देखते होंगे छोटी छोटी बूंदें ऊपर की तरफ जाती हैं। यानी जो गर्म हो जाती हैं वह ऊपर की तरफ जाती हैं, और ठंडे जल जो होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। तो इसमें अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं। विकिरण की अगर बात किया जाए तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ऊपर देखेंगे चालन और विकिरण में, तो चालन किसमें था, तो सिर्फ ठोस में, और वहीं पर संवहन किसमें था, तो द्रव और गैसों में। चलिए चलते हैं आगे। ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों
के प्रकार। आइए देखते हैं ऊष्मा के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊष्मा के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला होता है चालक या सुचालक, है ना। ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह सरलता से हो जाता है उन्हें चालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे मानव शरीर, धातुएं में अगर बात किया जाए तो तांबा, लोहा हो गया, अम्लीय जल और आदि, यानी इसके आगे भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, आप लोग चाय तो पीते ही होंगे, जो अगर आप एक चीनी मिट्टी का प्याला ले लीजिए और एक कोई धातु का जो है प्याला ले लीजिए, आप देखेंगे कि जो चीनी मिट्टी होगी वाला प्याला होगा उसमें हमें चाय पीने में आसानी होगा, लेकिन धातु वाले कप में जो है चाय पीना कठिनाई होगा, क्योंकि ऊष्मा, एक चीज आप लोग नोट करके लिख लेंगे, ऊष्मा हमेशा हाई प्रेशर से किधर चलती है, लो प्रेशर की तरफ चलती है। यानी उच्च ऊष्मा से किधर चलती है, निम्न की तरफ चलती है। आगे क्या कह रहा है, कुचालक को देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह सरलता से नहीं होता उन्हें कुचालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, सिलिका हो गया, गैसे आदि। आइए इसका उपयोग क्या है अभी इसको समझा जाएगा। ऊष्मारोधी, यानी इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण पूरी तरह से नहीं होगा। कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है उन्हें ऊष्मारोधी पदार्थ कहा जाता है। जैसे एबोनाइट, एस्बेस्टस, है ना। आप लोग को सबसे बढ़िया उदाहरण दे दूं, आप लोग जो है रूम पर रह के पढ़ाई करते होंगे तो जो कुकर में प्लास्टिक लगा होता है जहां से हम लोग पकड़ के उतारते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारी जो है कि जल उबलता है, लेकिन थोड़ा सा भी क्या हम जलते हैं, क्या नहीं। तो जो हत्था होता है वह पूरी तरह से क्या होता है, जो है ऊष्मारोधी होता है, और वो किसका बना होता है, तो एस्बेस्टस का बना होता है। चालन विधि का प्रयोग, आइए चालन विधि के प्रयोग को समझा जाता है। कह रहा है धातु के गिलास में गर्म चाय पीना कठिन होता है, जो हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि कांच का गिलास में आसानी होता है, क्योंकि कांच का गिलास ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। आगे चलिए चलते हैं, और इसका क्या दैनिक जीवन में उपयोग है। एस्किमो, यह एक जनजाति होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, तो यह एक जनजाति होती है। एस्किमो बर्फ की दोहरी दीवारों वाले मकान में रहते हैं। दोहरी दीवार के मकान में क्यों रहते हैं, जब 2 लेयर होगा, 2 परत होगा, तो इसके बीच में वायु प्रवेश कर जाएगा। क्या प्रवेश कर जाएगा, वायु प्रवेश कर जाएगा, और वायु जो होता है वह विद्युत का क्या, ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये चीज ये कह भी रहा है कि समान तापमान, अगला कह रहा है समान तापमान में भी धातु की कुर्सी ठंडी या गर्म अधिक लगती है। इस समय गर्मी का समय है, आप एक चेयर जो है धातु के ले लीजिए और एक लकड़ी का ले लीजिए और दोनों को धूप में रख दीजिए। जब आप उस पर बैठेंगे तो बैठने में आसानी किसमें होगी, जो है लकड़ी वाली कुर्सी पे, ना कि धातु वाले पे, क्योंकि वह ऊष्मा की सुचालक है। लकड़ी की कुर्सी अपेक्षाकृत स्थिर तापमान की अनुभूति कराती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि वह एक कुचालक होता है। आइए चलते हैं आगे। संवहन विधि, ऊष्मा का स्थानांतरण, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि किस रूप में होता है, तो टेढ़ी मेढ़ी जो है होता है, जिक जैक के चाल से होता है। आगे कर रहा है संवहन में माध्यम के कण गर्म होकर ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे आते हैं। ये अंडरलाइन कर लेंगे कि गर्म कण क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं, और ठंडे कण कहां आते हैं, नीचे आते हैं। इस विधि में संवहन धाराएं बनती हैं। इस विधि के द्वारा संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। आगे चलिए। समुद्र के किनारे
स्थली समीर कब जो है कि बहता है? रात में। वह समुद्र समीर दिन के समय का चलना किसके कारण होता है? संवहन के कारण होता है। आप लोग कुएं में पानी वगैरह पिए होंगे अगर, तो गर्मी में कुएं का पानी अत्यधिक, अगर देखा जाए नलकूपों के अपेक्षाकृत जो है ठंडा होता है, और ठंड के समय में गर्म होता है। किसके कारण होता है? संवहन के कारण होता है। वही चीज कह रहा है, कुएं का पानी गर्म में ठंडा जो है और ठंड में गर्म होना। आगे कह रहा है, कल कारखानों में चिमनियों का लगाया जाना। फ्रीजर, आप लोग के रूम पर या घर पे फ्रीजर होगा तो आप लोग देखे होंगे कि जो फ्रीजर पेटिका होती है वह हमेशा ऊपर क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वह संवहन के नियम पर कार्य करती है। कह रहा है फ्रीजर का ऊपरी भागों में होना, ताकि संवहन से नीचे की ओर ठंडक पहुंचे। आगे कह रहा है विषुवत रेखी क्षेत्रों में संवहनात्मक वर्षा जो होता है किसके कारण? संवहन के कारण। विकिरण विधि पर आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उष्मा का स्थानांतरण तीव्र गति से होता है। यह स्थानांतरण सीधी रेखा में होता है या किसमें होता है? सीधी रेखा में होता है। और निर्वात वैक्यूम में भी यह संभव है। जब माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो निर्वात में आसानी से यह चल सकती है। आगे कह रहा है विकिरण का प्रवाह किरणों के रूप में होता है जो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं। आगे चलिए, कह रहा है बादल वाली रातें, यानी जब बादल हुआ रहता है वह रात स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है। किसके कारण? विकिरण के कारण। क्योंकि बादल उष्मा विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देते हैं। इसलिए अभी जब गर्मी का समय चल रहा है, जब बादल होते हैं या बादल वाला धूप होता है तो उस समय गर्मी बढ़ गई होती है। क्यों बढ़ गई होती है? विकिरण के कारण। आइए, कह रहा है रेगिस्तान दिन में गर्म तथा रात में ठंडे हो जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए राजस्थान का जैसलमेर वाला क्षेत्र जो है वह दिन के समय अत्यधिक ठंडा होता है, गर्म होता है दिन के समय, जबकि रात्रि के समय अत्यधिक ठंडा हो जाता है विकिरण के कारण। इसको थोड़ा से आप किरचॉफ लॉ में भी जो है पढ़ेंगे। आगे चलिए, कह रहा है क्योंकि दिन में सूर्य की तीव्र विकिरण से जमीन जल्दी गर्म होती है और रात में वह विकिरण के माध्यम से तेजी से ऊर्जा को खो देती है। विकिरण का स्रोत सूर्य है। सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक माध्यम के बिना विकिरण द्वारा पहुंचती है। आइए आगे चलते हैं। किरचॉफ नियम, किरचॉफ नियम सीधा सीधा समझिए, ये कहते हैं कि जो वस्तु या जो पिंड उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वह उष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। वही चीज यहां पर लिखा भी गया है, जो पिंड जितनी अधिक उष्मा अवशोषित करता है वह उतना ही अधिक उष्मा उत्सर्जित भी करता है। इसलिए अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। आप अच्छे से जब पढ़ाई करोगे तो अच्छे से आपका एग्जाम भी जाएगा। तो वही चीज है। आइए चलते हैं। काला कप उष्मा को अधिक अवशोषित करता है और जल्दी ठंडा नहीं होता है। सफेद कप उष्मा को अवशोषित नहीं करता, इसलिए चाय जल्दी ठंडा हो जाती है ना। जैसे आप चाय पीते होंगे तो दो प्रकार के कप लीजिए, एक काला कप ले लीजिए और एक सफेद कप ले लीजिए। उसमें जो काला वाला कप होगा, क्योंकि जो ब्लैक वस्तुएं होती हैं वह उष्मा के अधिक अवशोषक होते हैं, वो उष्मा को एब्जॉर्ब करेगी और जब एब्जॉर्ब करेगी तो चाय आपकी जल्दी ठंडी नहीं होगी। जबकि वहीं पर सफेद अगर आपका प्याला है चाय का तो वह उष्मा को, सफेद वस्त्र जो होते हैं या सफेद जो वस्तुएं होती हैं वो उष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं।
परावर्तित करती हैं अधिक से अधिक किरणों को, तो वह चाय जल्दी ठंडी होगी। वही चीज ये कह रहे हैं। कह रहे अगला हेडिंग है हम लोगों का, किरचॉफ लॉ का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं गर्मी में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है। गर्मी में हमें किस प्रकार का वस्त्र पहनना चाहिए, तो सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि ये उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले और कपड़े उष्मा अवशोषित कर गर्मी बढ़ाते हैं। यानी गर्मी के समय हमें कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, सफेद, और वहीं जो है ठंड के समय हमें काले या रंगीन वस्त्र पहनने चाहिए। आगे कह रहा है सर्दियों में काले और रंगीन कपड़े आरामदायक होते हैं, क्योंकि वे उष्मा को अवशोषित करके शरीर को गर्म रखते हैं। गर्मियों में जो आप लोग अम्ब्रेला का प्रयोग करते हैं, छतरी का प्रयोग करते हैं, छतरी के ऊपर सफेद और अंदर काला रंग होना चाहिए। ऊपर का सफेद रंग उष्मा को परावर्तित करता है और अंदर का काला रंग जो रंग अवशोषित करता है। चाय के प्याले चमकदार बनाए जाते हैं, क्योंकि चमकदार सतहें उष्मा की अच्छे परावर्तक होती हैं। हल्के रंग के भवन गर्मी में आरामदायक होते हैं, क्योंकि वे कम विकिरण अवशोषित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ताप, टेम्परेचर क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने उष्मा का अध्ययन किया, अब ताप को समझा जाता है कि ताप क्या होता है। तो कह रहा है किसी वस्तु की उष्णता एवं शीतलता की माप को ताप कहते हैं। यानी कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंड है, उसी के माप को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। किसी वस्तु का ताप उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का ताप किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर। उष्मा का प्रवाह सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है, और जो कि हमने पहले बता रखा है हाई प्रेशर से किधर होता है, लो प्रेशर। तापमापी को आइए समझते हैं। ताप मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे तापमापी कहते हैं। टेम्परेचर को ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे तापमापी कहा जाता है। यह ताप के बढ़ने पर द्रवों के फैलाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्यतः तापमापी में अल्कोहल C2H5OH या पारा, जिसको हम लोग Hg बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है विश्व की प्रथम तापमापी इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सन 1592 में किया था। यह एक गैस तापमापी थी। यानी पहली तापमापी कब बनाई गई थी, तो 1592 में बनाई गई। किसके द्वारा, तो गैलीलियो के द्वारा। ताप मात्रक, आइए देखते हैं कि ताप के मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो ताप के मात्रक की अगर हम बात करें तो 4 होते हैं। सेल्सियस होता है, और केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और र्यूमर होता है। पहले के समय र्यूमर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब र्यूमर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग उसका अध्ययन करने वाले हैं। आगे आइए देखते हैं ताप मात्रक। सेल्सियस पैमाना, इसकी खोज किसने किया था, तो सेल्सियस नामक ही वैज्ञानिक ने किया था। और कहां के रहने वाले थे, तो स्वीडन के रहने वाले थे। जल का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु का मतलब होता है कि जब जल बर्फ बन जाए तो उसे हिमांक बिंदु बोला जाता है। जल का भाप बिंदु, यानी जब जल भाप में परिवर्तित हो जाए तो उसे भाप बिंदु बोला जाता है। हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि भाप बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और खानों की संख्या कितनी होती है, तो 100, और प्रतीक आप लोग जानते होंगे C होता है। आगे चलिए, फ़ारेनहाइट
की खोज किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। ये कहां के रहने वाले थे? तो जर्मन के रहने वाले थे। प्रतीक F होता है और हिमांक बिंदु की अगर बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु की बात करें तो 212, और खानों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? तो 180 हो जाती है। आगे चलिए चलते हैं। र्यूमर पैमाना, प्रतीक R होता है। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री र्यूमर होता है और भाप बिंदु कितना होता है? 80 डिग्री र्यूमर। खानों की संख्या कितनी होती है? तो 80 होती है। खानों का संख्या का मतलब कि भाप बिंदु में से हिमांक बिंदु को घटाएंगे तो उतना ही मिलेगा, इससे खानों की संख्या कहा जाता है। आगे आइए, केल्विन पैमाने पे हम लोग बात करते हैं। केल्विन पैमाने की अगर बात करें तो इसका हिमांक बिंदु कितना होता है? 273 होता है। और जल का भाप बिंदु कितना होता है? तो इसका भाप बिंदु कितना होता है? 373। और खानों की संख्या की बात कर ले तो खानों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। अब हम लोग इसका प्रयोग करके एक सूत्र बनाते हैं और इससे संबंधित आप लोगों को परीक्षा में एक आध क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सूत्र इसलिए हमने ऐड नहीं किया क्योंकि देखिए सूत्र रटने वाली चीजें नहीं है। आइए समझते हैं। डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस को समझा जाता है। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को, और केल्विन और र्यूमर का जो संबंध होता है, इसका फार्मूला कैसे बनता है? किसी का भी आप लिखना चाह रहे हैं तो C लिखिए। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस का लिख रहे हैं, हिमांक बिंदु माइनस कर दीजिए हिमांक बिंदु से, और बटे में खानों की संख्या लिख दीजिए, बराबर फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट F प्रदर्शित करते थे, और हिमांक बिंदु कितना था? 32 था। और खानों की संख्या की अगर हम बात करें तो खानों की संख्या कितना था? 180 था। अगला क्या है? केल्विन, बराबर K लिखिए माइनस हिमांक बिंदु कीजिए, तो हिमांक बिंदु इसका कितना था? 273। और खानों की संख्या कितना था स्टूडेंट? तो 100 था। आगे चलिए, बचा कौन है? र्यूमर। र्यूमर का प्रतीक क्या था? R था। माइनस कीजिए इसके हिमांक बिंदु से, हिमांक बिंदु कितना था? 0। और खानों की संख्या कितनी थी? 80 थी। यही होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में संबंध होता है। अब आप इसको और छोटा भी बना सकते हैं। 20 से आप काट दीजिए, 25 जा कितना होता है? 100। और जो है यहां पर देखा जाए तो 29 जा कितना होता है? 180 होता है। यहां पर 5 जो है और यहां पर 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा? C - 0। बाई में कितना मिल जाएगा? 5। इक्वल टू में अगर हम बात करें तो फिर क्या मिलेगा? F - 32 बटे में कितना? 9। इक्वल टू अगर हम बात करें तो केल्विन का कितना हो जाएगा? 200। एक मिनट, केल्विन की अगर बात किया जाए तो हिमांक बिंदु और कितना आया था? 5। बराबर में फिर बचा कौन है? र्यूमर। तो R - 0 बटा में कितना हो जाएगा? 4। ये केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध होते हैं। अब आप इससे जो भी प्रश्न पूछ रहा है, जैसे आपको दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए, तो किसका वैल्यू दिया है? जो है डिग्री सेल्सियस का 40 - 0 बटे में कितना है? 5 कर लीजिए, बराबर फ़ारेनहाइट में पूछा है। फ़ारेनहाइट F की फ़ारेनहाइट को आइए निकाला जाता है। F - 32 बटा में कितना है? 9। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आप फ़ारेनहाइट आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? महत्वपूर्ण बिंदु को देखा जाता है। कह रहा है 0 केल्विन या -273
तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है और इसी तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। आगे कह रहा है सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने प्राप्त करने के लिए उसमें 273 जोड़ दो। कोई भी मान है सेल्सियस में, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, आपको किसमें प्राप्त करना है? केल्विन में प्राप्त करना है। तो आप प्लस कर दीजिए कितने से? 273 से। यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? केल्विन में। आगे कह रहा है तथा केल्विन पैमाने का कोई ताप सेल्सियस पैमाने पर प्राप्त करने के लिए उसमें से 273 घटा दो। अरे आपने 273 ऐड किया था तब आपको केल्विन मिला था, फिर सेल्सियस में आने के लिए माइनस ही तो करोगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है -40 डिग्री सेल्सियस तथा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को 40 डिग्री ही सेल्सियस का जो पीछे प्रश्न दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट उष्मा। आइए विशिष्ट उष्मा को समझा जाता है। कह रहा है उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, उस उष्मा को पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। विशिष्ट उष्मा का मात्रक, ये अंडरलाइन कर लेंगे, यहां से प्रश्न पूछा गया है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है परीक्षा की दृष्टि से? ऐसे पदार्थ जो कम मात्रा में उष्मा ग्रहण करते हैं करके भी अधिक तापमान तक गर्म प्रसारित हो जाते हैं, उनकी विशिष्ट उष्मा का मान कम होता है। जैसे पारा की विशिष्ट उष्मा का मान कम होने के कारण ही इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? थर्मामीटर में किया जाता है। ऐसे द्रव जो देर से गर्म होते हैं और देर तक ठंडे होते हैं, उनकी विशिष्ट उष्मा का मान ज्यादा होता है, जैसे पानी। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की इकाई द्रव्यमान के तापमान में परिवर्तन किए बगैर उनकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहा जाता है? गुप्त उष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त उष्मा कहा जाता है। गुप्त उष्मा का यसाई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। निश्चित ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? यहां से यह प्रश्न डायरेक्ट बना हुआ है कि जल के वाष्पन के गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? तो 536 कैलोरी ग्राम होता है प्रति ग्राम। निश्चित ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को गलन गुप्त उष्मा कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना होता है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आगे चलिए चलते हैं, वाष्पीकरण को समझते हैं। करा द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। अर्थात जब कोई द्रव बगैर किसी बाह्य स्रोत से उष्मा प्राप्त करके किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में बदलता है, तो इस क्रिया को वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। जिस सतह से वाष्पीकरण की क्रिया होती है वह सतह ठंडी हो जाती है। वातावरण का तापमान, वायु गति, आर्द्रता आदि वाष्पीकरण के क्रिया को प्रभावित करते हैं। आइए कैसे प्रभावित करते हैं देखा जाता है। वाष्पीकरण की अगर हम बात करें
तो उसको प्रभावित कौन करता है? तो वाष्पीकरण व्युत्क्रमानुपाती होता है आर्द्रता के, व्युत्क्रमानुपाती होता है आर्द्रता के। वहीं पर अगर हम बात करें तापमान के समानुपाती होता है वाष्पीकरण, और क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है वाष्पीकरण। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, लेकिन आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण घटेगा, आर्द्रता घटेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? बढ़ेगा। ये प्रभावित करने वाले कारक हैं वाष्पीकरण के। इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? कह रहा है गर्मी के दिनों में घड़े में रखे हुए पानी का ठंडा होना किसके कारण होता है? तो वाष्पीकरण के कारण होता है। और अधिक ठंडा करवाना है, आपने जो मटका में अपने सुराही में जल भर रखा है उसको और अधिक ठंडा करवाना है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि तापमान के समानुपाती होता है वाष्पीकरण। आप उसको धूप में रख दीजिए, आप वाष्पीकरण की प्रक्रिया और तीव्र होगी, और जितने अधिक वाष्पीकरण होगा उतना ही अधिक आपका क्या करेगा? वह जो है कि जल ठंडा होगा। कूलर, इस समय गर्मी का समय चल रहा है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। लोग कहते हैं कि कूलर आप ऐसे जगह लगाइए, विंडो के पास लगाइए या बाहर धूप में जो है एरिया वाले में रखिए, तो वह अधिक ठंडा हवा देगा। ऐसा क्यों? वाष्पीकरण अगर अधिक होगा तो जो है ठंडा हवा अधिक होगा। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक, और वाष्पीकरण अधिक तो वह ठंडा होगा। आगे कह रहा है गर्मी के दिनों में कपड़ों का तेजी से सूखना किसका उदाहरण है? तो वाष्पीकरण का है। पसीना आने पर पंखे की वायु पसीना होने पर पंखे की वायु का ठंडा लगना। जब हमको पसीना हुआ रहता है तो पंखा हम चलाते हैं तो हमें ठंडा लगता है, लेकिन यहां पर मैं बताया हूं कि आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे वर्षा हो जाती है, बरसात के बाद जब हमारा कूलर या पंखा चलता है उस समय अगर पसीना हुआ रहता है तो उस समय हमें ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि बरसात के बाद आर्द्रता बढ़ जाती है और वाष्पीकरण क्या हो जाता है? घट जाता है। कूलर जो होता है यह आर्द्रता को मेंटेन नहीं कर पाता है, जबकि अगर हम बात करें एसी का, तो एसी आर्द्रता को मेंटेन कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।